मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? चलिए ठीक होंगे। देखिए, उत्तराखंड की सीरीज़ में मैं अगले वीडियो हमने देखा था, चंद पढ़ा था हमने अब तक, और पवार पढ़ लिया है। तो उसी क्रम में जो बीच का सेक्शन मैंने कुमाऊं में 1790 से 1815 तक का तथा गढ़वाल में 1804 से 1815 का सेक्शन छोड़ा था, यानी कि आप समझ गए होंगे गोरखा साम्राज्य, मैं उसी की बात करने आया हूँ और उसे पूरी करने की कोशिश करता हूँ। आइए मेरे साथ, देखिए क्या है टॉपिक। उत्तराखंड, उत्तराखंड में क्या है? गोरखे। ठीक होगी ये बात। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, गोरखों की कुमाऊं विजय। देखिए देखिए सबसे पहले गोरखों ने कुमाऊं विजय की थी। गोरखों ने कुमाऊं विजय कब की थी? 1790 में। कौन है गोरखों का राजा इस समय? गोरखों का राजा है राजा रण बहादुर शाह। ठीक बात है। गोरखा राजा ने हर्षदेव जोशी, हर्षदेव जोशी जिसे आप कुमाऊं का या उत्तराखंड का चाणक्य के नाम से जानते हैं, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने चंद राजा के विरुद्ध कुमाऊं गोरखों से संधि की थी, और गोरखों से समझौता करने के बाद गोरखा सेना नायक ने कुमाऊं पर चढ़ाई की, जिसमें चौतरिया बहादुर शाह, जगजीत पांडे, अमर सिंह थापा और शूरवीर थापा थे। ये नेतृत्व कर रहे थे गोरखा सेना का। 1790 में हवाला बाग का युद्ध हुआ, जिसमें गोरखों ने कुमाऊं पर अधिकार कर लिया। इस समय महेंद्र चंद था और उसके चाचा लाल सिंह थे। लाल सिंह ये भाग करके इन्होंने अपनी जान बचाई, तराई में चले गए, और हर्षदेव जोशी की सहायता से गोरखों ने अल्मोड़ा पर अधिकार कर लिया। चंदों द्वारा दोबारा अपनी विजय का प्रयास किया गया, अपनी राजधानी को बचाने का प्रयास किया, लेकिन वो असफल हो गया। ठीक हो गई बात। देखिए, जब हर्षदेव जोशी ने संधि की थी गोरखों से, तो तय ये हुआ था कि कुमाऊं का जो क्षेत्र है वो हर्षदेव जोशी के अधीन रहेगा, लेकिन गोरखों ने हर्षदेव जोशी के साथ भी धोखा किया और उसे कैद कर लिया। ठीक होगी बात। तो आप देखिए, हर्षदेव जोशी ने ही गोरखों को आमंत्रित किया था, और बाद में अंग्रेजों को भी हर्षदेव जोशी आमंत्रित करने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। चलिए, तो 1790 में हवाला बाग के युद्ध के बाद गोरखों का कुमाऊं पर अधिकार हो गया। गढ़वाल विजय। कुमाऊं विजय करने के बाद गोरखों ने 1791 में गढ़वाल पर चढ़ाई करी, और गढ़वाल का राज्य था पवार राज्य, और यहाँ पर जो शासक था उनका नाम था प्रदुमन शाह। ठीक बात हो गई। लंगूरगढ़ तक गोरखों की सेना बढ़ गई थी। लंगूरगढ़ में ही दोनों सेनाओं के बीच टक्कर हुआ, एक तरफ पवार सेना, दूसरी तरफ गोरखा सेना। पवार सेना पूरी तरह तैयार थी गोरखों से टक्कर लेने के लिए, लेकिन गोरखे आगे बढ़ते उससे पहले गोरखा साम्राज्य पर चीन ने हमला कर दिया। ठीक है, तो नेपाल पर चीन ने आक्रमण कर दिया। ऐसा क्यों किया चीन ने? क्योंकि 1790 में ही गोरखों ने तिब्बत पर आक्रमण किया था, और तिब्बत पर आक्रमण करने से चीन साम्राज्य जो है नाराज था गोरखों से, इसलिए उसने 1791 में गोरखा साम्राज्य यानी कि नेपाल पर आक्रमण किया। अब गोरखा सेनापति ने स्थिति को प्रतिकूल जानकर उन्होंने सोचा कि पवार राजा से संधि कर लेनी चाहिए, और 1792 में उन्होंने पवार राजा प्रदुमन शाह से 1792 में संधि की है। उस संधि का नाम है श्रीनगर की संधि। श्रीनगर की संधि में तय ये हुआ था। देखिए, अलग अलग किताबें अलग अलग बताती हैं। कुछ किताबें ये बताती हैं कि पवार राजा विजयी रहा, लेकिन कई किताबों का विश्लेषण करने के बाद निष्कर्ष ये निकलता है कि प्रदुमन शाह ने इस समय नेपालियों यानी गोरखों को टालने में ही भलाई सोची, और उन्होंने तय कर लिया कि मैं नेपाल राज्य को कर दूंगा। ठीक बात है। प्रारंभ में ये कर 3000 रुपये वार्षिक होना था, जो बाद में 9000 होना था, लेकिन एटकिंसन इसे 25,000 रुपये बताते हैं। ठीक बात है। अब गोरखों नेपाल पर यानी गोरखा साम्राज्य पर जब चीन आक्रमण का खतरा टल गया, तो गोरखों ने पुनः गढ़वाल सीमा पर उत्पात मचाना शुरू कर दिया था। ठीक होगी। एक तरह से लंगूरगढ़ जो है सीमा बन गई थी गोरखों की और आपके पवार राजा की, तो इन्होंने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। लेकिन सुअवसर इन्हें तब मिला जब 1803 में गढ़वाल में प्राकृतिक आपदा आई। प्राकृतिक आपदा आई, बाढ़ आई, तो उससे क्या हुआ? पवार राज्य की स्थिति बहुत संकट में हो गई, और इसी का लाभ उठाते हुए गोरखों ने पुनः आक्रमण किया, और 14 मई 1804 को अमर सिंह थापा और रणजोड़ थापा और हस्तीदल चौतरिया की सेना वर्सेस प्रदुमन शाह युद्ध हुआ, और 14 मई 1804 को खुड़बुड़ा में प्रदुमन शाह युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। कहाँ पे? खुड़बुड़ा। खुड़बुड़ा देहरादून का क्षेत्र में। इससे पहले
पवार राजा यानी प्रद्युमन शाह ने बहुत प्रयास किया कि गोरखों को कैसे पराजित किया जाए। इसके लिए वो सहारनपुर तक गए। सहारनपुर में अपना धन को, अपने स्वर्ण आभूषण वगैरह को बेच करके इन्होंने एक सेना भी तैयार की थी, लेकिन अंततः ये लड़ते हुए गोरखों के विरुद्ध वीर गति को प्राप्त हुए और इस प्रकार 1804 में गढ़वाल राज्य भी गोरखाओं के अधीन आ गया। ठीक हो गई बात। चलिए देखिए, गोरखों ने 1790 से 1815 तक उत्तराखंड पर शासन किया है, जिसमें 1790 में कुमाऊं वाले भाग पर और 1804 में गढ़वाल वाले भाग पर अधिकार किया। लेकिन ये पूरा का पूरा क्षेत्र खाली होगा 1815, या आप इसे 1816 भी कह सकते हैं। 1815 इसलिए कहा गया है क्योंकि जो पहली संधि है वो अप्रैल 1815 में होगी, जिसमें गोरखे पराजित हो जाएंगे अंग्रेजों के विरुद्ध। और उस संधि के तहत ही ये तय हुआ था कि काली नदी के पश्चिम का क्षेत्र जो है वो ब्रिटिश साम्राज्य को दे दिया जाएगा, इसलिए यहाँ 1815 लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं 1790 से 1815 तक गोरखों ने कुमाऊं पर शासन किया, लगभग 25 साल। और 1804 से 1815 तक इन्होंने गढ़वाल पर शासन किया है, लगभग 10 साल और कुछ महीने शासन किया है, आप देख सकते हैं। ठीक है। नेपाल के जो राजा होते थे, राजा ये अपना अपना प्रतिनिधि नियुक्त करके यहाँ पर शासन कर रहे थे। और उस समय नेपाल के राजा थे वो रण बहादुर शाह थे। मैं अभी इनके बारे में आपको बताऊंगा थोड़ी सी डिटेल। रण बहादुर शाह थे जो उस समय 15 साल के थे, जिस कारण से रण बहादुर शाह के समय उनके चाचा थे जिनका नाम था चौतरिया बहादुर शाह, जो प्रशासन की देखरेख कर रहे थे। नेपाल साम्राज्य का पूरा देखरेख इन्हीं के हाथ में हुआ करती थी। ठीक हो गई बात। तो आप देख लीजिए, नेपाल के राजा नेपाल में ही हैं और यहाँ पर अपना प्रतिनिधि नियुक्त करेंगे। जो प्रतिनिधि नियुक्त करते थे उन्हें क्या कहते थे? उन्हें सूबा या सूबेदार कहा जाता था। तो उत्तराखंड में गोरखों का सर्वोच्च अधिकारी सूबा या सूबेदार होगा। सूबेदारों की नियुक्ति हुई तो पहले सूबेदार बनेंगे जोगा मल्ला शाह। ये 1790 में बन गए थे। पेपर में इनके बारे में पूछा गया कि उत्तराखंड में पहले गोरखा सूबेदार कौन थे, तो जोगा मल्ला शाह थे। दूसरे काजी नरशाही थे, मैंने लिख दिया है। उसके बाद अजब सिंह बमशाह बनेंगे, फिर रुद्र बीर शाह बनेंगे, फिर धोकल सिंह बनेंगे, फिर काजी गरेश्वर पांडे बनेंगे, फिर ऋतुराज थापा बनेंगे। और ये बमशाह, जो अजब सिंह बमशाह थे, तीसरे थे, ये दोबारा 8वें नंबर पर 1806 में गोरखों के सूबेदार बनेंगे उत्तराखंड में। ठीक बात है। जो जोगा मल्ला शाह था, इन्होंने ही 1791 में पहला भूमि बंदोबस्त कराया था कुमाऊं में। इसे ही पहला भूमि बंदोबस्त गोरखों ने 1791 में कराया था। ठीक होगी बात। सूबेदार के अधीन काजी और सैनिक अधिकारी होते थे, जिन्हें नायब सूबा कहते थे। मतलब सूबेदार के अधीन जितने भी अधिकारी थे, काजी और सैनिक, उन सबको मिला करके नायक सूबा कहते थे। ठीक है। अमर सिंह थापा, इन्हें मैं आगे पढ़ाता हूँ, आप आ जाइए मेरे साथ। देखिए, अमर सिंह थापा। अमर सिंह थापा नेपाल साम्राज्य का विस्तार करने में इनकी प्रमुख भूमिका रही है। इन्होंने ही नेपाल की पताका सतलज नदी तक फहराई थी, जिस कारण नेपाल सरकार ने इन्हें काजी की उपाधि भी प्रदान की थी। ठीक होगी बात। देखिए, जब मैंने आपको कहा कि चंदों ने दोबारा अपनी राजधानी को जीतने का प्रयास किया, तो वहाँ पर गैतोड़ा का युद्ध हुआ था। गैतोड़ा गांव में हुआ था। ये अमर सिंह थापा और महेंद्र चंद के चाचा थे, जिनका नाम था लाल सिंह। इनके बीच हुआ था, जिसमें महेंद्र चंद के चाचा लाल सिंह पराजित हो गए थे। ठीक बात है। तो अमर सिंह थापा को नेपाल नरेश रण बहादुर ने 1804 से 1815 तक नेपाल की ओर से काली से सतलज नदी तक का सारे क्षेत्र का सर्वोच्च न्यायाधीश नियुक्त किया था। ठीक, काली से, यानी पूरा उत्तराखंड इसमें आ रहा है। तो 1804 से 1815 तक काली से सतलज तक के संपूर्ण क्षेत्र का प्रशासक कह लीजिए, सर्वोच्च न्यायाधीश कह लीजिए, किसे नियुक्त किया गया है? अमर सिंह थापा को नियुक्त किया गया। और उनके अधीन हस्तीदल चौतरिया नायब सूबेदार व काजी रणधीर सिंह जो थे, वो गढ़वाल में सेनापति का पद दिया गया था इन्हें। याद रखिएगा आप। चलिए, जो जाने जाते हैं अमर सिंह थापा अपने सिरमौर अभियान के लिए जाने जाते हैं, उसको समझ लीजिए क्या है सिरमौर अभियान। सिरमौर आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश का राज्य है। सिरमौर के राजा थे वहाँ पे, जिनका नाम था करम प्रकाश, जिन्हें वहाँ गद्दी से हटा दिया गया था, विद्रोह हो गया था। तो उन्होंने अमर सिंह के पुत्र रणजोड़ सिंह से, रणजोड़ सिंह अमर सिंह के पुत्र हैं, से विनती की थी कि आप मेरा सिरमौर वापस दिला दीजिए।
इसी को लेकर के अमर सिंह थापा ने सिरमौर का अभियान किया था। ठीक बात है। और ये अपना सारा क्षेत्र, कुमाऊं और गढ़वाल पूरे के न्यायाधीश थे ना ये, तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र अपने पुत्र को सौंप कर चले गए थे। और इनके साथ इस अभियान में भक्तिवीर थापा, हस्तीदल चौतरिया और रणधीर सिंह भी थे। ये 1815 तक ये अभियान चलेगा। तो अमर सिंह थापा को उत्तराखंड में बहुत समय नहीं मिला कि वो कुछ कार्य कर सके, तो इसलिए अमर सिंह थापा सिरमौर अभियान में ही व्यस्त रहे हैं। नेक्स्ट आता हूँ। देखिए रणजोड़ थापा 1804 से 1805 तक यहाँ पर रणजोड़ सिंह थापा के कार्य देख लीजिए आप। अभी हमने पढ़ा रणजोड़ सिंह थापा कौन है। रणजोड़ सिंह थापा आपने देखा ही कि सिरमौर के जो शासक थे उसने अमर सिंह थापा के पुत्र थे रणजोड़ सिंह, है ना। तो रणजोड़ सिंह से रणजोड़ सिंह आ गए हैं, अपने इनके पिता जो हैं वो सिरमौर अभियान में व्यस्त हैं। इन्होंने ही मोलाराम को रणजोड़ का प्रसिद्ध दानवीर कर्ण की उपाधि दी थी। तो आपको याद रखना चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन उठ जाते हैं। चलिए इनके समय में देखिए जब 1804 में गोरखों का गढ़वाल पर अधिकार हो गया तो प्रद्युमन शाह की तो खुड़बुड़ा में मृत्यु हो गई थी। तो प्रद्युमन शाह के जितने भी करीबी लोग थे उनको परेशान करने का प्रयास किया गया गोरखों द्वारा। तो उन करीबियों में गुरु राम राय के तत्कालीन महंत श्री हरसेवक थे। चूँकि ये प्रद्युमन शाह के करीबी थे इसलिए रणजोड़ थापा ने इन्हें परेशान किया और इन पर हत्या का आरोप लगाया और इनसे कड़ाई दीप करवाया। कड़ाई दीप क्या होता है? कड़ाई दीप गर्म तेल में हाथ डाले जाते हैं, उसे कड़ाई दीप कहते हैं। हरसेवक का बहुत अपमान किया था इन्होंने और इनके हाथ भी जल गए थे। ठीक बात है। रणजोड़ थापा के और कार्य देख लेते हैं। इन्होंने भूमि कर के अतिरिक्त कई कर लगाए थे, जैसे मोकर, डांग कर, मझारी, ध्योकर, सलामी, सोनिया फाल्गुन। ये गोरखों की कर व्यवस्था में हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो आप देख लीजिए रणजोड़ सिंह थापा ने ये कर जो है रणजोड़ सिंह थापा ने लगाए हैं। मोकर, डांकर, मझारी, ध्योकर, सलामी, सोनिया फाल्गुन। ये कर क्या थे उसके बारे में हम आराम से पढ़ेंगे आगे प्रशासन में। रणजोड़ सिंह थापा ने अपराध के लिए दंड की राशि निश्चित कर दी थी। ठीक बात है। दंड की राशि निश्चित कर दी थी कि भाई आपको अपराध करने के लिए अपराध करने के बाद कितना जुर्माना लगेगा वो निश्चित किया था। रणजोड़ सिंह थापा बड़ा कट्टर था, क्रूर शासक था एक तरह से। इसने क्या किया था, राजस्व नहीं दे पाते थे उनके घरों को भी नीलाम करवाया रणजोड़ सिंह थापा ने। चलिए देखिए माणा गांव में भोटिया लोग रहते हैं, भूटांतिक लोग। ये अब तक क्या करते थे, ये तिब्बत से व्यापार करते थे और इन्हें राजा से कर की छूट मिली हुई थी, यानी कर मुक्त व्यापार करते थे। इनके ऊपर राजा कोई टैक्स नहीं लगाता था। लेकिन इसकी जानकारी जब गोरखों को मिली, गोरखों को इस बात की सूचना थी कि भूटिया लोग बहुत समृद्ध क्षेत्र है, तो इसने भूटिया क्षेत्र पर आक्रमण किया। हालांकि भूटिया लोगों ने इनका टक्कर ली और भूटिया लोगों ने ऋषि गंगा पुल, एक पुल बना हुआ था, उसे भी तोड़ दिया जिससे कि गोरखा इनके क्षेत्र में ना आ सके। लेकिन गोरखा तो इनके क्षेत्र में नहीं आ सके, लेकिन हुआ क्या, इनकी भी दक्षिण के उत्तराखंड के क्षेत्र से रसद आपूर्ति टूट गई, तो इनका संपर्क टूट गया। तो अंततः बाध्य हो गए और भूटांतिकों ने हथियार डाल दिए और रणजोड़ सिंह थापा ने इन्हें कर देने के लिए बाध्य किया भूटिया लोगों को। ठीक होगी बात। चलिए उसके बाद हस्तीदल चौतरिया 1805 से 1808 तक। चलिए आप जानते हैं गुरु हरसेवक को अपमानित किया था रणजोड़ सिंह थापा ने, तो हस्तीदल चौतरिया दोबारा जो है गुरु को सम्मान देने का प्रयास करेगा। ठीक बात है। उसके बाद इसने बहुत सुधार किए हैं। हस्तीदल चौतरिया अपने सुधार के लिए जाना जाता है। भूमि विकास के लिए इसने बहुत से काम किए हैं जिससे कृषकों की आय में वृद्धि हुई। कृषकों की आय में वृद्धि होने से राज्य की आय में वृद्धि हुई। कृषकों को इसने तकाबी ऋण, तकाबी का मतलब होता है जो सरकार ऋण देती है, इसने लगान की दर भी कम की। ये सुधार कार्य किए हैं इसने हस्तीदल चौतरिया ने, याद रखिएगा। चलिए देखिए ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में रैपर आया था। रैपर हस्तीदल चौतरिया से मिलने आया था। क्यों आया था रैपर? 1808 की बात है ये। रैपर इसलिए आया था कि ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि हम गढ़वाल के रास्ते तिब्बत से व्यापार करें, ऊन आदि का व्यापार करते थे ये। लेकिन जब रैपर आया 1808 में तो हस्तीदल चौतरिया की मृत्यु हो गई थी, तो ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होगा रैपर के आने का। चलिए इसने कांगड़ा की तरफ अभियान किया था हस्तीदल चौतरिया ने, लेकिन वो असफल रहा था। यही कारण था कि इन्हें नेपाल की सरकार ने पहले हटा दिया था, बाद में इनकी मृत्यु हो जाएगी। चलिए देखिए मोलाराम ने राज्य की जो स्थिति खराब हो रही थी उसके लिए नेपाल सरकार को लिखा। ठीक बात है। और किताब लिखी रण बहादुर चंद्रिका। रण बहादुर कौन है? वहाँ के राजा हैं। ठीक है। तो आप देखिए
रण बहादुर नेपाल के राजा हैं, उनके नाम से उनको संतुष्ट करने के लिए, खुश करने के लिए उनके नाम से किताब लिखी। तो नेपाल सरकार ने क्या करा, उनको सनद और जागीर प्रदान की। ठीक बात है, नेपाल सरकार ने प्रसन्न हो गए, उन्हें सनद और सर्टिफिकेट और जागीर प्रदान की। हस्तिदल चौतरिया के समय की बात है जब ये किताब लिखी गई थी, रण बहादुर चंद्रिका, और ये लिखी किसने थी, मोलाराम ने लिखी थी। चलिए, भैरव थापा, यह अत्याचारी और क्रूर शासक था जिसके कारण कुमाऊं बर्बाद और राज्य वीरान हो गया था। इसने सारी जागीरों की जांच की और मोलाराम की सनद और जागीर भी इसने छीन ली थी। ठीक बात है। कांगड़ा अभियान मैंने आपको बताया विफल हो गया था। कांगड़ा अभियान में इसने भी सहायतार्थ अमर सिंह थापा के दोहित्र यानी बेटी के बेटे कुंवर वीरभद्र को भेजा था। तो आप देख सकते हैं अमर सिंह थापा का लड़का, लड़के के बाद अमर सिंह थापा की लड़की का लड़का था कुंवर वीरभद्र। भैरव सिंह थापा का ही वो समय है जब कंपनी के लिए भांग का उत्पादन उत्तराखंड में शुरू हो रहा है और लीसा के वृक्ष से तेल आदि निकालने का कार्य शुरू हो रहा है। तो आप देख लीजिए ये किसके समय हुआ, भैरव सिंह थापा के समय शुरू हुआ था, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट आता हूँ मैं, काजी बहादुर भंडारी 1811 से 12 रहे। इसने भूमि उत्पादन की समस्या के समाधान हेतु भूमि का वर्गीकरण किया। अव्वल भूमि मतलब भूमि में उत्पादन के आधार पर भूमि को 5 कैटेगरी में बांटा है इसने। अव्वल हो गई, दम हो गई, सोम हो गई, चाहर हो गई और सुंखवासी। ठीक बात है, आप देख सकते हैं उत्पादन कम होता जा रहा है और भूमि के नाम भी उसी क्रम में है। अव्वल सबसे बढ़िया भूमि है और सुखमासी जो है जहाँ पे बहुत कम बंजर भूमि है उसे कहा गया है। तो आप याद रखिएगा किसने जो है भूमि का वर्गीकरण किया है और उत्पादन के आधार पर, उर्वरता के आधार पर कर निर्धारण किया है। इससे पहले क्या होता था, जो गोरखे थे इनका शासक एक सैनिक शासन था, तो ये लोग अनुमान के आधार पर कर निर्धारित करते थे। चाहे कम पैदा हो रहा है चाहे ज़्यादा पैदा हो रहा है, सबको बराबर कर देना पड़ता था। तो इससे बड़ी परेशानी होती थी किसानों को। तो इन्होंने भूमि का वर्गीकरण किया, जो ज़्यादा अच्छी भूमि है उस पर ज़्यादा कर और जो कम उत्पादक भूमि है उस पर कम कर लेने की प्रथा शुरू की काजी बहादुर भंडारी ने। इसने पुरानी सनदों की जांच करवाई और मोलाराम की इसने जागीर छीन ली। ठीक है, मोलाराम को नेपाल से ना सैनिक वृत्ति के लिए 1 रुपये मिलता था, इसने उसे भी कम करके कितना कर दिया, 50 पैसे कर दिया था। जो मोलाराम को नेपाल से जागीर मिली थी वो इसने छीन ली थी काजी बहादुर भंडारी ने। ठीक होगी बात, चलिए आगे चलता हूँ। चलिए अब बात आती है, ये तो हो गए यहाँ पे 1787 में। अब देखते हैं कि ये तो हुए यहाँ पे जो कार्य किए गए हैं गोरखा प्रतिनिधियों ने। ठीक हो की बात। उसके बाद गोरखा प्रतिनिधियों का ब्रिटिश सरकार से टकराव चल रहा था। ये टकराव की शुरुआत कब से होती है, देखिए 1787 में भीमसेन थापा ने गोरखपुर के पास 200 गांवों पर कब्जा कर लिया। तभी से ब्रिटिश सरकार और गोरखों के बीच में टकराव की स्थिति शुरू हो गई थी पहले से ही। लेकिन बाद में आप जानते हैं कि हमारे सुदर्शन शाह जो है वो विस्थापित कर दिए गए थे और वो बरेली में चले गए थे। बरेली में वो जाकर के हियरसे से मिले थे। हियरसे बरेली का एक जागीरदार था, तो उसने ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से सुदर्शन शाह की संधि करवाई थी, जिसके तहत गढ़वाल को खाली करवाना था गोरखों से। उसके बदले में कहते हैं कि 7 लाख रुपए देने थे सुदर्शन शाह ने। अब ये पता नहीं, अलग अलग किताब में अलग अलग दे रखा है। घनश्याम जोशी कहती है कि 7 लाख रुपए देने थे और सुदर्शन शाह 7 लाख रुपए देने में असमर्थ होंगे जीत के बाद, इसलिए उन्होंने गढ़वाल पर, अंग्रेजों ने गढ़वाल का एक हिस्सा ले लिया था। ठीक है, चलिए बात करेंगे उस पर। तो जब ये गोरखों ने अंग्रेजों के क्षेत्र पर अधिकार करना शुरू किया तो मेजर ब्रेत शाह को अपॉइंट किया गया था कि गोरखों से बातचीत कर ले। ठीक बात है। चलिए देखिए, गवर्नर मायरा थे जिन्होंने 1814 में नेपाल के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। 1814 से 1816 होगा, ओंगल नेपाल युद्ध होगा। ठीक बात है। चलिए अब मैं आपको इसके आगे देखते हैं क्या है। पहले मैं आपको युद्ध की बता देता हूँ, युद्ध के कारणों पे, फिर मैं आगे चलूँगा। ठीक बात है। तो युद्ध के कारण देख लेते हैं सबसे पहले। चलिए देखिए, नेपाल और अंग्रेजों के बीच युद्ध की शुरुआत जो होती है वो कब से होती है, वहाँ पर भीमसेन थापा गद्दी पर बैठता है। ठीक बात है। कौन, भीमसेन थापा। और ये भीमसेन थापा क्या करता है, विस्तारवादी नीति अपनाता है। आप देख रहे हैं ऊपर लिखा हुआ है। और ये क्या करता है, ये गोरखपुर के पास 200 गांवों पर अधिकार कर लेता है। ये मेन कारण है जहां से टकराव की शुरुआत होती है। ठीक बात है। अब आप देखते हैं कि टकराव का तत्कालीन कारण क्या था, वो मैं आपको समझा देता हूँ। आपने कई जगह सुना भी होगा बुटवल का प्रांत, है ना।
देखिए गोरखपुर में एक राजा था, ठीक बात है। पहले तो क्षेत्र की बात कर लेता हूँ। जगह का नाम है बुटवल। क्या नाम है? बुटवल। और बुटवल का राजा है, राजा के जो साम्राज्य है उसका नाम है पालिया साम्राज्य, पालिया राज्य। ठीक, कौन सा राज्य है? बुटवल क्षेत्र गोरखपुर में है, वहाँ का पालिया राजा है। अब पालिया राजा की बात कर लेता हूँ, टकराव क्यों हुआ। देखिए यहाँ पे जो पालिया राजा है, इसको जब भीमसेन थापा ने गोरखपुर के 200 गांवों पे कब्जा किया, तो वो पालिया राजा को कैद करके नेपाल ले जाएगा। कहाँ ले जाएगा? नेपाल, अपने यहाँ पे कैद करके ले जाएगा। ठीक बात है। अब सीधी सी बात यह है, जब पाल्या राज्य का राजा गोरखों के अधीन है, तो गोरखे कहने लगे कि ये पाल्या राज्य भी हमारे अधीन है। ठीक बात है। अब अंग्रेजों को क्या पक्ष है वो देख लीजिए आप। अंग्रेज क्या कहते हैं, जो ये पाल्या राज्य है ना, ये पाल्या राज्य, देखते हैं, पाल्या राज्य जो है ना, ये पाल्या राज्य लखनऊ साम्राज्य के अधीन आता है। ठीक है, पाल्या राज्य किस राज्य के अधीन आता है? लखनऊ का राजा है, तो लखनऊ के राजा के अधीन आता है पाल्या राज्य। अब लखनऊ किसके अधीन है? लखनऊ ब्रिटिश सरकार के अधीन है। तो जब ब्रिटिश सरकार का पक्ष है कि भाई साहब, जब लखनऊ हमारे अधीन है, लखनऊ के अधीन पाल्या राज्य है, तो पाल्या राज्य किसके अधीन हुआ? पाल्या राज्य ब्रिटिश सरकार के अधीन हुआ। जबकि गोरखे कह रहे पाल्या का राजा को हमने कैद कर रखा है, तो पाल्या राज्य हमारे अधीन हुआ। तो यही टकराव का मुख्य कारण था, तात्कालिक कारण था ये उस समय का। ठीक होगी बात। तो इसको समाधान के लिए मेजर बेर शाह को भेजा कि भाई साहब आप जो है कोई समझौता कर लीजिए, बेकार में टकराव की स्थिति से बचना चाहिए। लेकिन समाधान नहीं हुआ और युद्ध की शुरुआत हो गई। ठीक बात है, युद्ध की शुरुआत हो रही है। आप देखिए, गवर्नर मायरा ने नवंबर 1814 में नेपाल के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी है। ठीक होगी बात। चलिए देखिए, अब इसके लिए अलग अलग क्षेत्रों पर कब्जा करने के लिए अलग अलग सैनिक नियुक्त किए गए हैं। इसमें एक मारले थे। मारले को कहाँ नियुक्त किया गया? मारले को भेजा गया काठमांडू पर। काठमांडू पर कब्जा करने के लिए मारले को भेजा गया है। उसके बाद एक थे जे.एस. वुड। जे.एस. वुड को कहाँ भेजा गया है? देखिए मैं बता रहा हूँ, जे.एस. वुड को भेजा गया है, जे.एस. वुड को गोरखपुर में भेजा गया। जे.एस. वुड जो सेनापति है अंग्रेजों का, इसे भेजा गया कि आप गोरखपुर का नेतृत्व करिए। ठीक होगी बात। तो इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग सेना बुलाई गई। और इसी तरह से देखिए, हमारे देहरादून का क्षेत्र जो है, नाला पानी का क्षेत्र, यहाँ पर भेजा गया जिलेस्पी को। ठीक होगी बात। 3 सेनानायक मैंने आपको बता दिए। मारले में भेजा गया काठमांडू को, गोरखपुर की सेना का कमान दी गई है जे.एस. वुड को, और देहरादून के क्षेत्र की, गढ़वाल के क्षेत्र की कमान दी गई है गिलेस्पी को। ठीक बात है, आप देख सकते हैं। और ऑक्टर लोनी जो है, इसको कमान दी गई है सतलज क्षेत्र की। ठीक बात है, लिखा हुआ है सतलज और यमुना का क्षेत्र की कमान ऑक्टर लोनी को दी गई है। तो मैंने आपको 4 सेनानायक बता दिए। 4 सेनानायक कौन कौन बता दिए? जे.एस. वुड, मारले, और आपका जिलेस्पी, और चौथे हो गए आपके ऑक्टर लोनी। तो ये सेनानायक नियुक्त किए गए हैं। चलिए अब हम देखते हैं युद्ध को, देख लेते हैं उत्तराखंड के संदर्भ में देखते हैं। देखिए 30 नवंबर 1814 को नाला पानी का युद्ध हुआ। इसे आप खलंगा भी कह सकते हैं। खलंगा का मतलब है नाला पानी क्षेत्र में जहाँ पर गोरखों का शिविर था, उसे ही खलंगा बोला जाता है। खलंगा का अर्थ है सैनिक शिविर। यहाँ पे जिलेस्पी को भेजा गया था, आप जानते ही हैं। और दूसरी तरफ ये शिविर जो गोरखों का था, इसमें बलभद्र थापा थे। यहाँ पर भयंकर टकराव होगा। कहते हैं कि गोरखों की सेना ही 5 से 10 हज़ार थी, जबकि अंग्रेजों की सेना लगभग 1 लाख से ज़्यादा थी। लेकिन बलभद्र थापा ने अंत तक हार नहीं मानी। कहते हैं लास्ट में भी जब किले में सब कुछ खत्म होने लगा, तो 15 सैनिकों के साथ घोड़े पर गोली की तरह निकल गया था बीच में से। तो गोरखे बहुत भयंकर तरीके से लड़े थे। अंग्रेज इतने प्रभावित होंगे। देखिए इसमें जिलेस्पी मारा भी जाएगा। ठीक बात है, लिखा हुआ है जनरल जिलेस्पी मारा गया, याद रखिएगा। ठीक बात है। और गोरखों की भी बाद में सारे के सारे मारे जाएंगे। तो अंग्रेज गोरखों की वीरता से इतने प्रभावित होंगे कि खलंगा के क्षेत्र में 2 स्मारक बनवाएंगे। एक स्मारक तो वो अपने सैनिक अधिकारी जिसका नाम था रोला जिलेस्पी, और दूसरा बलभद्र थापा और उसके सैनिकों के सम्मान में बनवाएंगे। तो आप समझ गए होंगे। ठीक बात है। दूसरी, सतलज और यमुना के क्षेत्र में ऑक्टर लोनी को अपॉइंट किया गया था, आप जानते हैं।
ऑक्टल लोनी ने इस क्षेत्र में मलाऊ किले की विजय की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मलाऊ का किला। मलाऊ के किले पर जब मलाऊ का किले जीत लिया था, यहाँ भी भयंकर टक्कर हुई थी। तो कहते हैं यहाँ पर गोरखों को सेना में शामिल करके जनरल ऑक्टल लोनी ने गोरखा राइफल बनाई थी। आज भी उस गोरखा राइफल को मलाऊ की में स्थापना हुई थी, इसलिए मलाऊ राइफल के नाम से भी जाना जाता है। आप देख सकते हैं मलाऊ का किला कहाँ है। मलाऊ का क्षेत्र सतलज और यमुना के बीच में, यानी हिमाचल प्रदेश के इलाके में है। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से ये युद्ध हुआ है। ठीक होगी बात। यहाँ पर एक दो चीज़ और बता दूं मैं आपको, फिर मैं आगे चलता हूँ। देखिए ऊपर वाला मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं नीचे आ रहा हूँ। देखिए जब इनकी खलंगा में पराजय हो गई तो सबसे पहले 27 अप्रैल 1815 को, ठीक बात है, एक तरफ तो होगा गार्डनर, अंग्रेजों का प्रतिनिधि, और दूसरी तरफ जो प्रतिनिधि होगा किसका, गोरखों का, वो होगा बमशाह। आप देख सकते हैं बमशाह होगा। दूसरा होगा चामू भंडारी, ठीक बात है। और तीसरा होगा जमशदन थापा। ठीक है, मैं लिख रहा हूं नाम, जश मदन थापा। ठीक होगी बात। इन तीनों के बीच में संधि होगी, ठीक बात है। पहली संधि 27 अप्रैल 1815 को होगी हमारे यहाँ पे। इस संधि के तहत क्या हुआ था? इस संधि के तहत तय ये हुआ था कि गोरखों को काली नदी से पश्चिम का क्षेत्र, यानी संपूर्ण कुमाऊं छोड़कर, उत्तराखंड छोड़ करके इन्हें यहाँ से जाना था, ठीक बात है। लेकिन ये संधि पर नेपाल सरकार ने साइन नहीं किया। आप कहेंगे नेपाल सरकार ने साइन क्यों नहीं की है? ठीक बात है, उसका कारण ये था, नेपाल में एक दल था जिसका नाम है थापा दल। तो नेपाल का जो थापा दल है वो इस संधि को मानने से मना कर देगा, ठीक बात है। तो किस दल ने मानने से मना कर दिया? थापा दल ने इस संधि को अस्वीकार कर दिया, इस संधि को मानने से मना कर दिया, ठीक हो गई बात। अब थापा दल ने इस संधि को मानने से मना कर दिया, तो नेपाल की तरफ से दोबारा से संधि होगी। दोबारा संधि जो है वो होगी 2 दिसंबर 1815 को, ठीक बात है। 2 दिसंबर 1815 को जो संधि होगी, नेपाल के राजा रण बहादुर जो है किसे भेजेंगे? अपने गुरु को भेजेंगे। गुरु होंगे गजराज मिश्र, ठीक बात है, गजराज मिश्र को भेजेंगे। और उनके सहयोगी होंगे चंद्रशेखर उपाध्याय और गजराज मिश्र। ये दोनों आएंगे ब्रिटिश सरकार से संधि करने। और ब्रिटेन की तरफ से कौन होगा? ब्रिटेन की तरफ से होगा कर्नल ब्रेद शाह। कौन होगा? कर्नल ब्रेद शाह, ठीक बात है, आप देख सकते हैं। और ये संधि होगी संगोली की संधि के नाम से जानते हैं। संगोली जगह है बिहार में, तो संगोली के नामक स्थान पर ही संधि हो रही है। लेकिन ये संधि भी परमाण नहीं चलेंगी। क्या कारण क्या होगा, आप उसे देख लीजिए। देखिए इस संधि में तय ये होगा कि काली नदी के पश्चिम का, यानी संपूर्ण उत्तराखंड खाली करना है कि न गोरखों को। और दूसरा, नेपाल काठमांडू में क्या करना है? एक रेजिडेंट रखना है। अब नेपाल काठमांडू में रेजिडेंट रखना है, इस बात को लेकर के गोरखे जो है नाराज हो जाएंगे। और गोरखे नाराज हो जाएंगे, नेपाल में दरबार में गुटबंदी शुरू हो जाएगी। और अमर सिंह थापा जैसे लोग कहेंगे कि हम इस संधि को नहीं मानेंगे, ठीक बात है। अमर सिंह थापा जैसे लोग इस संधि को मानने से मना कर देंगे और दोबारा युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। जब अमर सिंह थापा इस संधि को मानने से मना करेंगे, ठीक बात है। और वहाँ पे जो नेपाल नरेश की ओर से प्रधानमंत्री थे, उनका नाम था भीमसेन थापा। दोनों ने संधि मानने से मना कर दिया और इन्होंने घोषणा कर दी फरवरी 1816 में दोबारा युद्ध की शुरुआत हो जाएगी, ठीक बात है। तो युद्ध की शुरुआत होगी तो ब्रिटिश सरकार की ओर से 3 व्यक्ति भेजे जाएंगे। कौन भेजे जाएंगे 3 व्यक्ति, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो भेजे जाएंगे ऑक्टर लोनी, ठीक बात है, ऑक्टर लोनी को भेजा जाएगा ब्रिटिश सरकार की ओर से सेना की कमान देके। और दूसरे भेजे जाएंगे निकल्स, ठीक बात है। और तीसरे जो भेजे जाएंगे उनका नाम होगा गार्डनर। देखिए गार्डनर, जब पहली संधि हुई थी तो उसके बाद गार्डनर को कुमाऊं का कमिश्नर नियुक्त कर दिया गया था। लेकिन अब गार्डनर को वहाँ से भेज दिया गया और नेपाल काठमांडू में अपना ये रेजिडेंट बन के जाएंगे। ये युद्ध करने नहीं जा रहे, ये रेजिडेंट बन के जा रहे हैं। और बाकी दोनों ऑक्टर लोनी और निकल्स जो है युद्ध के लिए तैयारी करेंगे। लेकिन इतने में नेपाल की सरकार युद्ध ना करके
4 मार्च 1816 को संगोले की संधि को अप्रूवल कर देगी। कब? 4 मार्च 1816 संगोली की संधि का अप्रूवल हो जाएगा। ठीक होगी बात, अप्रूवल हो जाएगा और इस प्रकार से दोनों के बीच में युद्ध जो है समाप्त हो जाएगा। और इसमें नेपाल की सरकार मान लेगी वही संधि कि भाई आपको कुमाऊं का क्षेत्र सारा खाली करना है और नेपाल काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिडेंट नियुक्त करना है। नेपाल सरकार परेशान होकर के इसे मान लेगी और गार्डनर नेपाल में पहले व्यक्ति होंगे जो ब्रिटिश रेजिडेंट होंगे। ठीक बात है, आप जानते हैं गार्डनर को कुमाऊं कमिश्नर बनाया गया था, फिर यहाँ से ही चले जाएंगे, उनकी जगह ट्रेल आ जाएंगे। तो गार्डनर नेपाल में पहले क्या होंगे? गार्डनर नेपाल में पहले ब्रिटिश रेजिडेंट होंगे। ठीक होगी बात। चलिए मैं आपको एक दो चीज़ और बता देता हूँ। यहाँ तक का तो मेरा सेक्शन पूरा हो गया। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, फिर मैं आगे चलता हूँ। देखिए अगर जो मैं बात करूँ ना नेपाल की, तो नेपाल की बात करते हैं। नेपाल का जो एकीकरण करने वाले हैं, नेपाल में ना वंश होता था, एक वंश था शाह वंश। यहीं से नेपाल की राजशाही शुरू होती है। आप कहेंगे राजशाही, शाह वंश। शाह वंश का पहला राजा था जिसका नाम था पृथ्वी नारायण शाह। ठीक बात है। इसी ने नेपाल का एकीकरण करा है। 1765 की बात है जब इसने नेपाल में नेपाल साम्राज्य की स्थापना की है। राजशाही की स्थापना यहीं से हो रही है 1765 से नेपाल में। और ये कौन था? ये एक छोटी सी रियासत थी, गोरखा रियासत। गोरखा रियासत के राजा ने नेपाल के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और यहीं से नेपाल में राजशाही की स्थापना हुई थी। ठीक होगी बात। उस समय नेपाल में 3 क्षेत्र थे, मैं आपको बता देता हूँ, फिर मैं ये वाला पूरा आपको समझ आएगा, कंप्लीट सा लगेगा आपको। कौन कौन से क्षेत्र थे? एक तो क्षेत्र था कांतीपुर, नेपाल में तीन रियासतें होती थी, और एक था ललितपुर। ठीक होगी बात। और तीसरा था भक्तपुर। इन तीनों पर ही कब्जा कर लेंगे आपके कौन? पृथ्वी नारायण शाह। तो आपसे पूछे नेपाल में राजशाही का संस्थापक कौन है, तो पृथ्वी नारायण शाह है। 1772 में की थी इन्होंने। और ये कांतीपुर को कब्जा करेंगे, यही काठमांडू बनेगा कांतीपुर बाद में। ठीक होगी। और यहीं से ये अपना साम्राज्य का विस्तार करेंगे। और आप देख रहे हैं उत्तराखंड में भी आए 1790 में विस्तार करते हुए। तो नेपाल में यही राजशाही की स्थापना। आप जानते हैं नेपाल के संविधान में जो राजशाही की स्थापना 1772 में हुई थी पृथ्वी नारायण शाह के नेतृत्व में, वहाँ पर 2008 में राजशाही समाप्त कर दी गई है नेपाल में। ठीक होगी। और संविधान की स्थापना हुई है और राजशाही की समाप्त कर दिया गया 2008 में। अब आप देखते हैं वहाँ पर निर्वाचन होकर के चुनाव होते हैं। अभी केपी ओली के साथ डिस्प्यूट चल रहा है, आप देखते हैं वो सारा का सारा यही है। ठीक बात है। तो आप देख सकते हैं ये वाला सेक्शन मेरा पूरा हुआ। अब मैं अगले सेक्शन, पहले एक चीज़ और रह गई वो देख लेते हैं। देखिए 1812 में मूरक्राफ्ट और हेयर से कुमाऊं होते हुए उनकी विस्तृत जानकारी हेतु तिब्बत गए थे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि पहले हेयर से भी आया था। तो देखिए इनके साथ में गुलाम हैदर खां और हरकदेव भी थे। वापस आते हुए गोरखों ने इन्हें पकड़ लिया था, बंदी बना लिया था। बाद में बम शाह के आदेश पर इन्हें छोड़ा गया था। तो याद रखिएगा मूरक्राफ्ट और हेयर से को बंदी बनाया था गोरखों ने, कि ये बिना परमिशन के घुस आए थे हमारे यहाँ पे। ठीक बात है। हियर से की कहानी अलग अलग है। कहते हैं हियर से तिब्बत में भी बहुत वर्षों तक साधु बन के घूमा। खैर उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ उस सेक्शन में। तो आप देख सकते हैं ये वाला सेक्शन आपका पूरा हो गया है। अब गोरखों का प्रशासन शुरू होगा अगला, वो मैं आगे बात करूँगा अगली वीडियो में। तब तक आप इसे देख लीजिए। मेरे को लगता है आपको समझ आई होगी। समझ ना आई हो, कोई चीज़ भी डाउट हुआ हो तो मुझे बताइएगा, मैं अगली वीडियो में उसे क्लियर कर दूंगा। कमेंट कर दीजिएगा। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।